Hey everyone, welcome back on TechEd classes. So today we are going to start our new unit and that is unit number 3 and the name of this unit is database management system. And this is the last unit और जो बाकी की units हैं वो मैं already upload कर चुका हूँ तो आप वहाँ पर जाके उनको देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज आप मेरे को इंस्टाग्राम चैनल पे भी फॉलो कर सकते हैं। सो ये जो यूनिट है ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है क्योंकि ये रिलेटेड है हमारे डेटाबेस से। सो इस वीडियो में हम फर्स्ट सेक्शन कंप्लीट करने वाले हैं जो है हमारा अप्रिशिएट द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये वीडियो थोड़ी सी लेंदी होने वाली है क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं और हमें इनको अच्छे से समझना है क्योंकि यही हमारे बेसिक है और अगर हमें ये नहीं आएगा तो हम आने वाले टॉपिक्स को नहीं समझ पाएंगे। तो अगर आपको बेसिक्स अच्छे से समझने हैं तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए। सो अवर फर्स्ट टॉपिक इज कॉन्सेप्ट एंड एग्जाम्पल ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन। सो डेटा क्या होता है? डेटा इज अनऑर्गेनाइज्ड रॉ फैक्ट्स दैट नीड प्रोसेसिंग विदाउट विच इट इज सीमिंगली रैंडम एंड यूजलेस टू ह्यूमंस। सो डेटा होता है हमारा अनऑर्गेनाइज्ड रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स जिसको हम इंडिविजुअली कुछ भी यूज नहीं कर सकते, जो हमारे कुछ भी काम का नहीं है। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, जैसे कि अगर सपोज हमारे पास एक कंप्यूटर सेटअप है और उसमें हमने कोई भी एक्सटर्नल या पेरिफेरल डिवाइसेस को कनेक्ट नहीं कर रखा है, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, यूपीएस, हमने इनमें से किसी को भी अपने सीपीयू से कनेक्ट नहीं करा हुआ है, तो ये इंडिविजुअली जितने भी डिवाइसेस हैं ये हमारे कोई भी काम के नहीं है जब तक हम इन सब को अपने सीपीयू से कनेक्ट नहीं कर लेते। सो दैट इज कॉल्ड डेटा। And about the information is a processed, organized data presented in a given context and is useful to human. अब जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया एक सिस्टम का, अगर मैं उसी सिस्टम के अंदर सारे डिवाइसेस को अपने कनेक्ट कर लूँ तो क्या होगा, वो हमारा कंप्यूटर जो है वो एक इंफॉर्मेशन के फॉर्म में हम यूज़ कर सकते हैं, हम उसको प्रॉपरली यूज़ कर सकते हैं in a very organized and better way. So this is called information. So second point is data is an individual unit that contains raw material which does not carry any specific meaning. तो जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, डेटा क्या है, एक इंडिविजुअल यूनिट है जिसके अंदर क्या होता है, रॉ मटेरियल्स। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया कीबोर्ड, माउस, स्पीकर, तो ये हमारे सारे क्या है, रॉ मटेरियल्स हैं। इन सब को हम कंबाइन करके हम क्या बना सकते हैं, इंफॉर्मेशन बना सकते हैं। ऑन द अदर साइड, इंफॉर्मेशन इज अ ग्रुप ऑफ डेटा दैट कलेक्टिवली कैरी अ लॉजिकल मीनिंग। तो अगर हम इसी रॉ मटेरियल को अगर हम कंबाइन कर दें तो क्या हो जाएगा, एक लॉजिकल मीनिंग बनेगा या फिर एक वर्केबल यूनिट बनेगी जिसको हम यूज कर सकते हैं। द थर्ड पॉइंट, डेटा डजंट डिपेंड ऑन इंफॉर्मेशन। जो हमारा डेटा होता है वो हमारा इंफॉर्मेशन पे डिपेंड नहीं करता। क्यों? क्योंकि हमारा इंफॉर्मेशन ही डेटा से मिलके बनता है। ऐसा नहीं है कि इंफॉर्मेशन के थ्रू हमारा डेटा बन रहा है, ऐसा नहीं होता। डेटा के थ्रू हमारी इंफॉर्मेशन कन्वर्ट होती है या फिर बनती है। ऑन द अदर साइड हमारा है इंफॉर्मेशन डिपेंड्स ऑन डेटा। अगर हमारे पास डेटा नहीं होगा या फिर हमारे पास जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया, हमारे पास अगर सिस्टम के पेरिफेरल डिवाइसेस मींस माउस, कीबोर्ड, यूपीएस, ये सब चीज़ें नहीं होंगी तो हम अपने कंप्यूटर को अच्छी तरीके से यूज नहीं कर पाएंगे। सो दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। एक और एग्जांपल मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, एन एग्जांपल ऑफ डेटा इज अ स्टूडेंट्स टेस्ट स्कोर। जैसे कि हमारे स्कूल में एग्जाम्स होते हैं एंड एग्जाम्स होने के बाद हमारे स्कोर मिलते हैं। सो अब हमारे पास अलग अलग डेटा पड़ा है स्टूडेंट्स का और हमारे पास उसका कोई भी कैलकुलेटेड फॉर्म में कोई भी रिजल्ट नहीं बना हुआ है। इसमें क्या है, हमारे पास डेटा तो है स्टूडेंट का, लेकिन हमने उस डेटा के थ्रू कोई भी इंफॉर्मेटिव डेटा नहीं कैलकुलेट करा है। तो इंफॉर्मेशन में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, द एवरेज स्कोर ऑफ अ क्लास इज द इंफॉर्मेशन डिराइव्ड फ्रॉम द गिवन डेटा। तो जो भी हमारा डेटा ऑलरेडी था स्टूडेंट का, उसके थ्रू हमने क्या करा, अगर हम एवरेज स्कोर निकालेंगे अपनी क्लास का तो वो क्या हो जाएगा, हमारा इंफॉर्मेशन। सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन। सो नाउ द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट इज डेटाबेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड इसी के बिहाफ पे हम आने वाले टाइम में सारी चीज़ें करने वाले हैं और इसी पर हम सारे अपने ऑपरेशंस को अप्लाई करने वाले हैं। सो इट इज़ एन ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्ड डेटा टू मेक इट ईजिली एक्सेसिबल, मैनेजेबल एंड अपडेट। तो ये क्या होता है, हमारे स्ट्रक्चर्ड वे में कोई डेटा हमारा स्टोर करा हुआ है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, क्या क्या ऑपरेशंस कर सकते हैं, हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, मीन्स हम देख सकते हैं, हम उसको एडिट कर सकते हैं, हम उसको अपडेट कर सकते हैं और अगर हम उसको डिलीट करना चाहें तो हम वो भी कर सकते हैं। सो इन अ सिंपल वर्ड यू कैन से अ डेटाबेस इज अ प्लेस वेयर द डेटा इज स्टोर्ड। सो द बेस्ट एनालॉजी इज द लाइब्रेरी। यहाँ पे जो एग्जांपल दिया गया है वो क्या दिया गया है, लाइब्रेरी का दिया है।
जिसके अंदर क्या है, बहुत बड़ा रूम होता है जिसके अंदर बहुत सारी कलेक्शन ऑफ बुक्स होता है विद डिफरेंट ऑथर्स, एंड हियर द लाइब्रेरी इज डेटाबेस एंड बुक्स आर द डेटा। यहाँ पे मैंने एक और एग्जांपल दिया है, इन लेमन टर्म्स ऑल द डिटेल्स ऑफ द स्टूडेंट्स आर एंटर्ड इन अ सिंगल फाइल। हमने क्या करा हुआ है, यहाँ पे एक फाइल के अंदर सारे स्टूडेंट्स की डिटेल हमने स्टोर करी हुई है। नाउ यू गेट द डिटेल्स रिगार्डिंग द स्टूडेंट्स इन दिस फाइल। दिस इज कॉल्ड अ डेटाबेस वेयर यू कैन एक्सेस द इंफॉर्मेशन ऑफ एनी स्टूडेंट। तो इस फाइल के अंदर हमें हर बच्चे की डिटेल मिल जाएगी, जैसे कि हमारे स्कूल के अंदर अकाउंट ऑफिस होते हैं जिसके अंदर हमारे हर बच्चे की, हर स्टाफ मेंबर की डिटेल होती है। अगर आपको किसी के बारे में भी डिटेल पता करनी है तो आपको वहाँ से मिल सकती है इजीली। तो ये क्या है, हमारा डेटाबेस है जिसके अंदर हमारे बारे में हमारी सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करी हुई है। नाउ अभी हमने देखा कि डेटाबेस क्या होता है, अब हम देखते हैं डेटाबेस के एडवांटेजेस क्या है, हम क्यों यूज़ करें डेटाबेस। हम वैसे भी तो नॉर्मली अपने फाइल्स के अंदर, अपने रजिस्टर्स के अंदर अपने डेटा को लिखते हैं, हम मैनेज करते हैं, तो हमें इस डेटाबेस को यूज़ करने की क्या ज़रूरत पड़ी। सो द फर्स्ट एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ डेटाबेस इज रिड्यूसिंग डेटा रिडंडेंसी। अब रिडंडेंसी का मतलब होता है डुप्लीकेसी, मीन्स हमारा जो डेटाबेस है या फाइल्स हैं उसके अंदर अगर डुप्लीकेट डेटा है तो उसको रिमूव करने में हमें बहुत आसानी होती है, या फिर बहुत कम चांसेस होते हैं कि हमारा डेटा जो भी है वो डुप्लीकेट हो। The file-based data management system contained multiple files that were stored in many different locations in a system or even across multiple system। तो क्या होता है, जब हम फाइल्स में अपने डेटा को स्टोर करते हैं, मैनेज करने की कोशिश करते हैं, तो क्या होता है, वो हो सकता है कि भाई वो जो फाइल है वो काफ़ी फोल्डर्स में सेव हो, या ये भी हो सकता है कि भाई सेम फाइल अलग अलग सिस्टम में भी सेव हो। तो इस केस में हमारे डुप्लीकेट डेटा होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। Because of this, there was sometimes multiple copies of the same file which lead to a data redundancy। तो इससे क्या होगा कि भाई मेरे सिस्टम में भी वही फाइल पड़ी है और दूसरे सिस्टम में भी वही फाइल पड़ी है, या फिर मेरे सिस्टम में ही मल्टीपल फोल्डर्स बने हैं उसके अंदर सेम फाइल डुप्लीकेट हुई हुई है। तो ये क्या होता है, हमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि हमें कन्फ्यूजन हो जाएगा कि भाई हमारी रियल फाइल जिसमें मैं एडिटिंग कर रहा हूँ या जिसमें मैं चेंजेस कर रहा हूँ वो कौन सी है। तो इस चीज़ को बचाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डेटाबेस का यूज़ करते हैं। This is prevented in a database as there is a single database and any change in it is reflect immediately। तो अगर मैं अपने डेटाबेस के अंदर कोई भी चेंज करूँगा तो वो मुझे इमीडिएटली रिफ्लेक्ट करता है, या फिर इमीडिएटली मुझे वो दिखता है कि मैंने क्या चेंज करा है अपनी फाइल के अंदर। बिकॉज ऑफ दिस देयर इज नो चांस ऑफ एनकाउंटरिंग डुप्लीकेट डेटा। सो दिस इज द रीज़न जिसके थ्रू क्या होगा, हमारा जो डेटा है वो डुप्लीकेट होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट एडवांटेज इज शेयरिंग ऑफ डेटा। तो हम अपने डेटा को हम बहुत ज़्यादा इजीली शेयर कर सकते हैं। आजकल तो आई थिंक आप लोगों को पता ही होगा कि हम अपने डेटा को अपने मोबाइल से कोई सी भी इमेज, कोई सी भी फाइल, कुछ भी हम एक दूसरे से इजीली शेयर कर सकते हैं। शेयर इट से, इन शेयर से, ब्लूटूथ से, फाइल मैनेजर से, देयर आर सो मैनी एप्लीकेशन जिनके थ्रू हम अपने डेटा को शेयर कर सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे जो हमारा डेटाबेस है उसको शेयर करने के लिए हम बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। So in a database, the users of the database can share the data among themselves. There are various levels of authorizations to access the data। तो इसमें क्या होता है, जो डेटाबेस होता है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट फाइल होती है जिसके अंदर हमारे स्टूडेंट्स की, हमारे एम्प्लॉयज़ की, या फिर बहुत सारी क्रूशियल इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। तो इसको ऐसे ही किसी भी पर्सन को नहीं शेयर किया जाता। तो उसके लिए क्या होता है, ऑथराइजेशन एक्सेस होता है, मीन्स किसी को आईडी पासवर्ड दिया जाता है, वही पर्सन उसको ओपन कर सकता है या शेयर कर सकता है। अदरवाइज जिसके पास वो आईडी पासवर्ड नहीं होगा वो उसको ओपन नहीं कर सकता, या फिर शेयर नहीं कर सकता, या फिर कोई भी ऑपरेशन उस डेटाबेस पे नहीं कर सकता। एंड कॉन्सिक्वेंटली द डेटा कैन ओनली बी शेयर्ड बेस्ड ऑन द करेक्ट ऑथराइजेशन प्रोटोकॉल्स बीइंग फॉलोड। अगर उस पर्सन को ऑथराइजेशन है और उसके पास अगर करेक्ट आईडी पासवर्ड है तभी वो उसको शेयर कर सकता है, अदरवाइज वो नहीं कर सकता। Many remote users can also access the database simultaneously and share the data between themselves। तो क्या कर सकते हैं कि भाई अगर रिमोट का मतलब है जैसे आजकल आप लोग ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, आप लोग अपने घर पे बैठे होते हैं, टीचर्स अपने घर पे होते हैं, दैट इज कॉल्ड रिमोट यूजर्स। ठीक है, हम अपनी अपनी जगह पे हैं और अपनी जगह पे बैठे होने के साथ साथ हम एक दूसरे से कांटेक्ट में भी हैं, हम एक दूसरे से अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर भी कर रहे हैं। सो ऐसे यूजर्स को भी हम अपना डेटा शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट एडवांटेज इज डेटा इंटीग्रिटी। डेटा इंटीग्रिटी मीन्स दैट द डेटा इज एक्यूरेट एंड कंसिस्टेंट इन द डेटाबेस। तो हम ये श्योरिटी देते हैं अपने यूजर्स को कि भाई जो भी डेटा आपका हमारे पास स्टोर है वो एक्यूरेट है एंड कंसिस्टेंट है।
Data integrity is very important as there are multiple databases in a database. So ये डेटा इंटीग्रिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि हमारे डेटाबेस के अंदर बहुत सारे डेटाबेसेस होते हैं. All of these databases contains data that is visible to multiple users. अब जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हमारे पास कि आपकी जो 10th एंड 12th की जो मार्कशीट होती है वो आपको अब डिजी लॉकर एप्लीकेशन पे मिल जाती है. सो इस डेटा को कोई भी यूज़र जिसके पास उसकी आधार कार्ड से मैच करती हुई डेटा है या फिर आपका रोल नंबर है वो इसको एक्सेस कर सकता है. तो ये जो आपकी फाइल है या फिर जो भी आपका डेटाबेस के अंदर रिकॉर्ड स्टोर होगा वो हर जगह सेम ही दिखना चाहिए. दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. सो इसी को हम कहते हैं इंटीग्रिटी, कि हर जगह जहाँ पर भी आपका डेटाबेस या फिर आपके बारे में कोई डिटेल सर्च करता है वो हर जगह सेम ही शो होनी चाहिए. So it is necessary to ensure that the data is correct and consistent in all the databases and for all the users. तो यहाँ पे क्या बहुत ज़रूरी है कि आपका जो डेटा है वो हर जगह जहाँ पर भी देखें, चाहे वो आप ऑस्ट्रेलिया में बैठे हों, चाहे आप मोबाइल से देख रहे हो, लैपटॉप से देख रहे हो, कहीं से भी आप अपने डेटा को एक्सेस कर रहे हो, वो सारा का सारा डेटा सेम ही होना चाहिए. सो दैट इज कॉल्ड डेटा इंटीग्रिटी. नेक्स्ट इज डेटा सिक्योरिटी. अब डेटा सिक्योरिटी क्या होता है कि भाई हमारा डेटा आज के टाइम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो डेटा सिक्योरिटी इज वाइटल कॉन्सेप्ट इन अ डेटाबेस. ओनली ऑथराइज्ड यूजर्स शुड बी अलाउड टू एक्सेस द डेटाबेस एंड देयर आइडेंटिटी शुड बी ऑथेंटिकेटेड यूजिंग अ यूजर नेम एंड पासवर्ड. सो जो आपका डेटाबेस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी कंपनी के लिए या फिर जहाँ पर भी आपका डेटा स्टोर है उसके लिए. तो वो ऐसे ही किसी को ऑथराइज नहीं कर सकते हैं, वो अपने किसी मेन पर्सन को या फिर जो उस डेटाबेस को हैंडल करते होंगे उसको ही अलाउ करते हैं उस डेटाबेस को यूज़ करने के लिए. तो उनके पास क्या होता है, उस डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए यूज़र नेम एंड पासवर्ड होता है. एग्जाम्पल, आपके स्कूल में अकाउंट ऑफिस होगा जहाँ पे क्या होगा आपका सारा फी मैनेजमेंट और ये सारी चीज़ें होती हैं. तो उसके अंदर जो भी मेन पर्सन होता है जो सिस्टम को एक्सेस करता है उनके पास क्या होता है, उसका आईडी पासवर्ड होता है जिसके अंदर आप लोगों की इंफॉर्मेशन होती है. तो ऐसे ही कोई भी पर्सन, आपके स्कूल का रैंडम कोई भी पर्सन उसको एक्सेस नहीं कर सकता until and unless जब तक उसके पास आईडी पासवर्ड ना हो. Unauthorized users should not be allowed to access the database under any circumstances as it violates the integrity constraints. तो कोई भी ऐसे किसी भी डेटाबेस को यूज नहीं कर सकता जब तक उसके पास आईडी पासवर्ड ना हो. नेक्स्ट इज प्राइवेसी. अब आज के टाइम में प्राइवेसी बहुत बड़ा इशू है हर किसी के लिए. सो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे डेटाबेसेस के लिए, क्योंकि जैसे कि आप अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम चलाते हैं, उसके अंदर आपके पास आईडी पासवर्ड्स हैं, आपके फोटोग्राफ्स हैं, आपके कमेंट्स हैं, आपके सॉन्ग्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग आपके क्या है उस अकाउंट के अंदर है. तो अगर आपका आईडी पासवर्ड किसी के पास चला जाता है गलती से या कोई भी गलत तरीके से उसको यूज़ कर लेता है, सो दैट इज़ वेरी bad. The privacy rule in a database means only the authorized users can access a database according to its privacy constants. So क्या होता है, सेम वही चीज़ जो अभी ऊपर हमने पढ़ी है कि भाई जिनके पास ऑथराइजेशन है सिर्फ खाली वही उस डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं, उसके अलावा कोई भी और पर्सन उसको एक्सेस नहीं कर सकता. So there are levels of database access and a user can only view the data he is allowed to. तो क्या होता है कि जो डेटाबेस का एक्सेस मिलता है वो अलग अलग लेवल्स में मिलता है. सपोज आपका एक डेटाबेस है जिसके अंदर आपकी सारी डिटेल है, आपके फोटोग्राफ्स, आपका नेम, आपका एड्रेस, आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स, हर चीज़ है उसके अंदर. तो अलग अलग लेवल पे अलग अलग यूजर्स होते हैं जिनको आपके डेटाबेस का एक्सेस होता है. लाइक एग्जाम्पल, इन सोशल नेटवर्क साइट्स एक्सेस कॉन्स्टेंट्स आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट अकाउंट्स अ यूजर मे वांट टू एक्सेस. मीन जब आप सोशल नेटवर्किंग साइट्स में जाते हैं तो आप ज़रूरी नहीं है हर किसी का प्रॉपर अकाउंट देख सकें. जैसे कि एग्जांपल, फेसबुक पे क्या होता है कि हम प्रोफाइल लॉक कर देते हैं, तो जो यूज़र है जिसकी प्रोफाइल है उसने हमें अलाउ नहीं कर रखा कि हम उसकी प्रोफाइल देख सकें या फिर हम उसका कवर इमेज देख सकें. काफ़ी यूज़र्स होते हैं कि उन्होंने अलाउ कर रखा होता है कि भाई हम उनकी प्रोफाइल पिक्चर भी देख लें, फोटोग्राफ्स भी देख लें, सब कुछ पब्लिक कर रखा होता है. सो ऐसे ही क्या होता है, हमारे डेटाबेस को परमिशंस दी हुई होती हैं कि भाई किस यूज़र को कितना डेटा शो होना चाहिए. दैट इज़ कॉल्ड प्राइवेसी. सो ये हमारी चॉइस है कि हम कितना डेटा अपना पब्लिक करना चाहते हैं. नेक्स्ट इज बैकअप एंड रिकवरी. तो जब हमारा डेटा होता है हमारे डेटाबेस के अंदर तो हमें बैकअप लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो मैं यहाँ पे एक बहुत कॉमन सा एग्जांपल देता हूँ. आप लोगों के फ़ोन में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक ऐसे कोई सा भी एप्लीकेशन होगा तो वो क्या करता है, कुछ टाइम पीरियड में ऑटोमेटिकली एक बैकअप लेता है अपने एप्लीकेशन का. तो वो क्या करता है कि उस टाइम पीरियड में, सपोज आपने 1 मंथ का लगा रखा है बैकअप,
तो क्या करता है कि वो 1 मंथ जैसे ही कंप्लीट होता है तो 1 मंथ के टाइम पीरियड में जितना भी आपने चैट, जितने भी डेटा शेयर करा है एक दूसरे से, वो सारा का सारा क्या हो जाता है, बैकअप हो जाता है, ताकि आप नेक्स्ट टाइम अगर गलती से आपसे या आप इंटेंशनली उसको अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल करें तो आपका जो पुराना डेटा है वो आपको रिकवर हो जाए. सो दैट इज द एडवांटेज ऑफ बैकअप एंड रिकवरी. सो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ऑटोमेटिकली टेक केयर ऑफ बैकअप एंड रिकवरी. The users don't need to back up data periodically because this is taken care by the database. तो DBMS क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, एक तरीके से सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, ऑटोमेटिकली क्या करता है, अपने जो भी अपने डेटाबेस है उनका बैकअप ले लेता है. जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया व्हाट्सएप, फेसबुक का, सेम वैसे ही DBMS भी करता है. Moreover, it also restores the database after a crash or system failure to its previous condition. कई बार ऐसा होता है कि आपका डेटा या फिर आपका सिस्टम क्रैश हो जाता है, तो क्या करता है ये DBMS, ये ऑटोमेटिकली प्रीवियस कंडीशन में अपने सिस्टम को ले आता है ताकि हम एटलीस्ट कुछ डेटा तक पहुंच सकें. नेक्स्ट इज डेटा कंसिस्टेंसी. इट इज एंश्योर्ड इन अ डेटाबेस बिकॉज देयर इज नो डेटा रिडंडेंसी. इसका मतलब है जो भी हमारा डेटा है डेटाबेस में स्टोर, वो जितने भी यूजर उसको एक्सेस करें सब जगह कंसिस्टेंट डेटा दिखना चाहिए, मीन्स सब जगह सेम डेटा दिखना चाहिए. तो moreover, any changes made to the database are immediately reflected to all the users and there is no data inconsistency. जैसे कि एग्जांपल, आप लोगों ने अपने फेसबुक प्रोफाइल पे अपना यूज़र नेम चेंज करा, तो क्या होगा, जितने भी आपसे कनेक्टेड आपके फ्रेंड्स होंगे उन सबको आपका चेंज्ड प्रोफाइल का नेम दिखेगा. ऐसा तो नहीं है किसी को पुराना नेम दिख रहा है, किसी को न्यू नेम दिख रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है. क्या होता है कि सबको इक्वली डेटा एक्सेस होता है या फिर शो होता है. दैट इज कॉल्ड डेटा कंसिस्टेंसी. सो आफ्टर दिस हम देखते हैं हमारे डेटाबेस कितने टाइप्स के होते हैं. सो डेटाबेस आर ऑफ 4 टाइप्स, और वो क्या क्या होते हैं, हायरार्किकल डेटाबेस, नेटवर्क डेटाबेस, रिलेशनल डेटाबेस एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस. जो आपके करिकुलम में है या आपके जो सिलेबस में है वो है रिलेशनल डेटाबेस, और यही जो डेटाबेस सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है हमारी IT कंपनीज में या फिर हम जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं उसके अंदर. तो अब हम देखते हैं व्हाट इज़ रिलेशनल डेटाबेस विद एग्जाम्पल. So it is a collection of data items. Relational database क्या होता है, डेटा आइटम्स का कलेक्शन होता है. These items are organized as a set of tables with column and rows. तो ये डेटा जो है किस तरीके से ऑर्गेनाइज होता है, टेबल की फॉर्म में, जिसके अंदर क्या होती है, रोज एंड कॉलम्स होते हैं. ये हमने लास्ट चैप्टर में भी, यूनिट में भी पढ़ा हुआ है, हम थोड़ा सा रिलेट करेंगे उससे ताकि आपको समझ में आ जाए. Tables are used to hold information about the objects to be represented in the database. तो टेबल किस लिए यूज होती हैं, डेटा होल्ड करने के लिए या फिर स्टोर करने के लिए. द रोज इन द टेबल रिप्रेजेंट्स अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वैल्यूज ऑफ वन ऑब्जेक्ट और एंटिटी. तो जो टेबल के अंदर रोज होती हैं वो क्या होती हैं, जिसके अंदर हमारा जो डेटा है, रिलेटेड डेटा है या वैल्यूज हैं, वो स्टोर करते हैं हम रो के अंदर. इसके बारे में और डिटेल में देखेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड में, ताकि आपको और ज़्यादा डिटेल में चीज़ें समझ में आ जाएं. तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या क्या है हमारे डेटाबेस, रिलेशनल डेटाबेस के अंदर, वो देख लेते हैं. सबसे पहला है टेबल, क्योंकि सारा का सारा डेटा जो है हमारी टेबल की फॉर्म में ही स्टोर होने वाला है. जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियोस में या यूनिट में पढ़ा था, हमने एक्सेल पढ़ा है, उसके अंदर हमारी रोज एंड कॉलम्स ही होती हैं जिसकी फॉर्म में हम अपने डेटा को स्टोर करते हैं. अब वैसे ही रोज एंड कॉलम्स हैं, बट हम किसी और सॉफ्टवेयर में उसको अप्लाई करेंगे. सो टेबल को हम रिलेशन भी कहते हैं डेटाबेस के अंदर. ये ध्यान रखिएगा, ये जो वर्ड्स हैं यही यूज होने वाले हैं आने वाले टाइम में, इसलिए मैंने इनको ब्रैकेट में लिख दिया है. तो टेबल की जगह हम रिलेशन को यूज करेंगे. नेक्स्ट हमारा रो की जगह हम क्या यूज करते हैं, टपल. यहाँ पे क्या यूज होगा, वर्ड टपल. तो अगर हमारे पास कोई भी डेटा रो में स्टोर है या फिर रो में लिखा हुआ है, सो से हम टपल या रिकॉर्ड भी कहते हैं. नेक्स्ट है एट्रीब्यूट. एट्रीब्यूट का मतलब है कॉलम्स. तो जो भी हमारी कॉलम्स की हेडिंग होगी उन सबको हम क्या कहेंगे, एट्रीब्यूट. तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल में देखेंगे अभी नेक्स्ट स्लाइड में टेबल की फॉर्म में, ताकि हम और ज़्यादा अच्छी तरीके से इन सब चीज़ों को समझ सकें. सो नेक्स्ट इज व्हाट इज टेबल. टेबल क्या होता है हमारा. So in relational database model, a table is a collection of data elements organized in terms of rows and columns. So जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला कि टेबल क्या होती है हमारा, जिसके अंदर रोज एंड कॉलम की फॉर्म में हमारा डेटा स्टोर होता है. A table is also considered as a convenient representation of relations. तो टेबल क्या होता है, बहुत अच्छा तरीका होता है, ये सिस्टमैटिक वे कहूँ मैं आपको, कि जिसके थ्रू हम अपने डेटा को बहुत अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. टेबल इज द मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डेटा स्टोरेज. तो आपको नीचे एक टेबल दिख रही होगी जिसके अंदर ID, नेम, एज, सैलरी लिखा है. ये हमारी हेडिंग्स हैं
एंड उस हेडिंग के नीचे हमने लिख रखा है अपने डेटा। तो ये जो पूरी टेबल है इसको हम एक तरीके से अपने डेटाबेस भी कह सकते हैं, जिसके अंदर हमने पर्टिकुलर यूजर्स के बारे में अपना डेटा स्टोर कर रखा है, जिसके अंदर एज है, उनकी सैलरी है, उनकी आईडी है, उनका नेम है। सो दिस इज कॉल्ड टेबल और रिलेशन। नेक्स्ट इज व्हाट इज अ टपल। अब टपल क्या होता है वो देख लेते हैं। जैसे कि हमने पूरी टेबल देखी है अभी, अब हम देखते हैं उस टेबल के अंदर टपल क्या है। सो अ सिंगल एंट्री इन अ टेबल इज कॉल्ड टपल और रिकॉर्ड और रो। सो सिंगल एंट्री का मतलब है जो भी लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट आपको दिखेगा, मीन्स रो की फॉर्म में होगा, वो सब क्या है हमारा टपल। जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड में टेबल देखी थी, उसके अंदर हमारे पास 4 रिकॉर्ड्स थे, तो वो सारे क्या थे हमारे टपल थे या फिर रिकॉर्ड थे। अ टपल इन अ टेबल रिप्रेजेंट अ सेट ऑफ रिलेटेड डेटा। तो ये क्या है, ये जो भी डेटा लिखा हुआ है ये एक ही पर्सन का लिखा हुआ है, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है या फिर रिलेटेड है। एडम के 34 एज है और उनकी जो सैलरी है वो कितनी है 13,000। सो दिस इज कॉल्ड टपल। आफ्टर दिस हम देखते हैं व्हाट इज एट्रीब्यूट। तो एट्रीब्यूट क्या है वो देखते हैं। जैसे कि मैंने कहा आपको, अ टेबल कंसिस्ट ऑफ सेवरल रिकॉर्ड्स मींस रोज। ईच रिकॉर्ड कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सेवरल स्मॉलर पार्ट्स ऑफ डेटा नोन एज एट्रीब्यूट्स। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला कि जो भी हमारी टेबल के अंदर हेडिंग्स होंगी वो सारी की सारी हमारी क्या होंगी, एट्रीब्यूट होंगी। The above implied table consists of 4 attributes: ID, name, age and salary। तो जितनी भी हमारी हेडिंग्स होंगी हमारी टेबल के अंदर वो सारी क्या होंगी, हमारी एट्रीब्यूट्स होंगी। नेक्स्ट इज एट्रीब्यूट डोमेन। तो अब देखते हैं एट्रीब्यूट डोमेन क्या होता है। When an attribute is defined in a relation means table, it is defined to hold only a certain type of values, which is known as attribute domain। Suppose हमारे पास काफ़ी सारी फील्ड्स हैं और उन फील्ड्स के अंदर हमें डेटा एंटर करना है, मीन्स नेम हमें एंटर करना है, और हमने डिसाइड करा है कि भाई नेम फील्ड के अंदर सिर्फ हमें नेम ही स्टोर करना है। तो अगर हम उसकी जगह कोई और डेटा एंटर कर देंगे या स्टोर कर देंगे तो वो क्या होगा, गलत हो जाएगा। Hence the attribute name will hold the name of employee for every tuple. If we save employee's address there, it will be violation of the relational database model। तो अगर हम उसके नेम की जगह उसका एड्रेस स्टोर कर दें या फिर उसका नंबर स्टोर कर दें या कुछ भी स्टोर कर दें तो वो क्या होगा, वायलेशन होगा उसके रूल्स का, हमारे डेटाबेस मॉडल का। तो इस तरीके से हमें नहीं करना है। मीन्स हमें जो चीज़ डिसाइड करी है कि हमें नेम स्टोर करना है इस फील्ड के अंदर या इस कॉलम के अंदर, तो हमें उसके अंदर नेम ही स्टोर करना है। हम कुछ और स्टोर करेंगे तो वो गलत हो जाएगा, ये हमारा डेटा मिसमैच होने के चांसेस भी होंगे। सो दैट इज कॉल्ड एट्रीब्यूट डोमेन। सो दीज आर द मेन की पॉइंट्स जो हमारे एक टेबल के अंदर यूज होते हैं। आफ्टर दिस नेक्स्ट टॉपिक इज प्राइमरी की, और ये जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। सो प्राइमरी की क्या होता है कि इट इज़ अ फील्ड इन अ टेबल विच यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रो और रिकॉर्ड इन अ डेटाबेस टेबल। प्राइमरी कीज मस्ट कंटेन यूनिक वैल्यूज। अ प्राइमरी की कॉलम कैन नॉट हैव नल वैल्यूज। तो अगर हमने अपना डेटाबेस बनाया हुआ है तो हमारी एक टेबल के अंदर एक प्राइमरी की होना ज़रूरी है, और वो प्राइमरी की क्या होती है, वो यूनिक होती है, वो कभी भी डुप्लीकेट नहीं हो सकती। जैसे कि मैं यहाँ पे टेबल दी हुई है स्टूडेंट आईडी, नेम, एज एंड फ़ोन। तो यहाँ पे स्टूडेंट आईडी जो है वो क्या है, यहाँ पे एज अ प्राइमरी की हमने ली हुई है। अब स्टूडेंट आईडी इसलिए हमने प्राइमरी की ली है क्योंकि हर किसी स्टूडेंट का एक यूनिक आईडी होती है। जैसे कि आप क्लास में रोल नंबर होता है, सबका एक यूनिक रोल नंबर होता है, किसी का भी डुप्लीकेट रोल नंबर नहीं हो सकता। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि बीच में से कोई भी रोल नंबर ब्लैंक हो जाए। तो यहाँ पे क्या बताया हुआ है, अ प्राइमरी की कॉलम कैन नॉट हैव नल वैल्यूज। नल वैल्यूज का मतलब होता है ब्लैंक वैल्यूज नहीं हो सकती। तो जैसे कि एग्जांपल दिया रोल नंबर का, कि सपोज हमारे पास 1 to 10 रोल नंबर है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि 1 to 10 स्टूडेंट्स हैं और बीच में से 5 रोल नंबर गायब हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड प्राइमरी की, और ये हमारी टेबल के अंदर होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट इज कंपोजिट की। So key that consists of 2 or more attributes that uniquely identifies any record in a table is called composite key। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल है टेबल का दिया हुआ वो ये है कि हमारे पास एक ही टेबल है और उस टेबल के अंदर हमारे पास 2 ऐसा डेटा है या फिर हम कहें एट्रीब्यूट हैं जो क्या हो रहे हैं, यूनिकली आइडेंटिफाई, जिसके थ्रू हम कर सकते हैं अपने डेटा को।
जैसे कि यहाँ पे स्टूडेंट आईडी भी हमारी यूनिक हो सकती है और सब्जेक्ट आईडी भी यूनिक हो सकती है। सो इन दोनों ही आईडियों को हम क्या कहेंगे, कंपोजिट की। बट द एट्रीब्यूट विच टुगेदर फॉर्म द कंपोजिट की आर नॉट अ की इंडिपेंडेंटली और इंडिविजुअली। तो ये जो दोनों को मिलके हमारी कंपोजिट की बनी है, ये कोई भी की इन दोनों में से इंडिपेंडेंटली या फिर इंडिविजुअली ये कंपोजिट की नहीं कहलाएंगी। जब ये दोनों साथ होंगी तभी इनको हम कंपोजिट की कहेंगे, अदरवाइज ये कंपोजिट की नहीं कहलाएंगी। अदरवाइज क्या कहलाएंगी, प्राइमरी की कहलाएंगी। अगर हमारी एक टेबल के अंदर सिर्फ एक ही यूनिक की है तब हम इसको कहेंगे प्राइमरी की। अगर हमारी एक ही टेबल में ऐसा डेटा है या फिर ऐसे एट्रीब्यूट है जिनको हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तब हम उनको क्या कहेंगे, कंपोजिट की। सो आफ्टर दिस वी हैव फॉरेन की। सो फॉरेन की क्या होता है, इट इज अ की यूज्ड टू लिंक टू टेबल्स टुगेदर। तो अभी तक हम बात कर रहे थे सेम टेबल की, मीन्स एक ही टेबल में अगर एट्रीब्यूट हमारे यूनिक हैं तो वो प्राइमरी की होगी, अगर दो यूनिक हैं तो वो कंपोजिट की होगी। बट हमें टू डिफरेंट टेबल्स को कनेक्ट करना है अब या फिर लिंक करना है तो हम यूज करते हैं फॉरेन की को। सो इट इज अ फील्ड और अ कलेक्शन ऑफ फील्ड इन वन टेबल दैट रेफर्स टू अ प्राइमरी की इन अनदर टेबल। तो ये क्या है कि हमारी जो टेबल है, करंट टेबल, उसके अंदर कुछ ऐसी प्राइमरी की है जो क्या करती है, वो हमारी दूसरी टेबल के अंदर एज अ नॉर्मल की तरह यूज होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, फॉरेन की। द टेबल कंटेनिंग द फॉरेन की इज कॉल्ड द चाइल्ड टेबल। तो जिस भी टेबल के अंदर हमारी फॉरेन की होती है हम उसको क्या कहते हैं, चाइल्ड टेबल कहते हैं। सो हियर वी हैव टू टेबल्स। मैं आपको टेबल दिखा देता हूँ। यहाँ पे पहली जो टेबल है लेफ्ट हैंड साइड में वो हमारी पर्सन टेबल एंड राइट हैंड साइड में हमारी है ऑर्डर टेबल। तो यहाँ पे देखिए आपको पर्सन टेबल में पर्सन आईडी है जो कि यूनिक आईडी है, यहाँ पे उसमें लास्ट नेम, फर्स्ट नेम और एज दे रखा है। ऐसे ही दूसरी साइड पे हमारी ऑर्डर आईडी जो है वो हमारी यूनिक आईडी है इस टेबल की, इसका ऑर्डर नंबर है एंड यहाँ पे अगेन पर्सन आईडी को यूज करा गया है। तो यहाँ पे जो पेरेंट टेबल है या फिर जो हमारी मेन टेबल है वो कौन सी है, पर्सन वाली, जिसमें हमने पर्सन आईडी लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में। ये हमारी क्या है, मेन टेबल है। यही प्राइमरी की जो इस टेबल की है उसी प्राइमरी की को हमने यूज करा है ऑर्डर आईडी के अंदर एज अ फॉरेन की। तो ये वाली जो टेबल है हमारी ऑर्डर आईडी वाली, ये हमारी क्या है, चाइल्ड टेबल है, किसकी, पर्सन आईडी की। सो नीचे मैंने सारी डिटेल में आपको बताया हुआ है किस की को हम क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं। नोटिस दैट द पर्सन आईडी कॉलम इन द ऑर्डर्स टेबल पॉइंट टू द पर्सन आईडी कॉलम इन द पर्सन्स टेबल। अब इस लाइन का मतलब ये है जो पर्सन आईडी हमारी ऑर्डर टेबल के अंदर है, जो कि यहाँ पे हमने क्या ली हुई है, 3। तो यहाँ पे जो 3 है पर्सन आईडी, उसका ऑर्डर नंबर क्या है, 77895। तो 3 नंबर पे कौन सा पर्सन है, वो है हमारा पीटरसन। तो पीटरसन, कैरी पीटरसन जो है हमारी, उनका जो ऑर्डर नंबर है वो क्या है, 77895। तो इस तरीके से ये दोनों टेबल हमारी लिंक हुई हुई है। यहाँ पे हमारा उसका यूजर नेम है एंड यहाँ पे उन प्रोडक्ट का ऑर्डर नंबर है। तो ऐसे ही यहाँ पे कैरी पीटरसन ने एक और ऑर्डर मंगवाया है या फिर प्रोडक्ट ऑर्डर करा है 44678 जिसका ऑर्डर नंबर है। ऐसे ही सेकंड, ऐसे ही 1। सो इस तरीके से क्या हो रहा है, हमारी जो पर्सन टेबल है ये किससे लिंक हो पा रही है, हमारी ऑर्डर टेबल से। और हमारी जो ऑर्डर टेबल है इसके अंदर जो पर्सन आईडी क्या है, फॉरेन की, एंड ये पर्सन आईडी जो हमारी इस टेबल के अंदर है, पर्सन टेबल के अंदर, वो क्या है, हमारी प्राइमरी की। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ फॉरेन एंड प्राइमरी की। और इसके थ्रू हम मल्टीपल टेबल्स को भी लिंक कर सकते हैं। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो आई थिंक आपने इनमें से कुछ का नाम भी सुना होगा, लाइक MS Access, MySQL, LibreOffice बेस। तो इनमें से हम एक पे काम करेंगे, LibreOffice बेस पे, और हम सारी चीज़ें प्रैक्टिकल करेंगे इसके बाद। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो, और ये है हमारा फर्स्ट सेक्शन का पोर्शन जिसमें हमने सारी चीज़ें देख ली हैं। इसके अंदर सारा थियोरेटिकल पार्ट है और मैं इस PPT को मैं अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। और ये जो सारे नोट्स हैं प्रीवियस वीडियोस के भी, ये आप मेरी वेबसाइट पे भी जाके सर्च कर सकते हैं, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, और मैं इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। एंड इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, एंड आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स। एंड मैं कोशिश करूंगा कि आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ज़रूर दे दूँ। एंड थैंक यू एवरीवन, आपने मेरे को काफ़ी सपोर्ट करा है, एंड ऐसे ही आप मेरे को सपोर्ट करते रहिए ताकि मैं आपके लिए और अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन के साथ आपको चीज़ें समझाऊँ। सो बाय बाय एवरीवन,
Thanks for watching.